प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी से जुड़ जाइए हमारी इस क्लास में। और आज की हम क्लास में सीखने वाले हैं बहुत सी नई नई चीज, बहुत सी अच्छी अच्छी चीज, बहुत सी शानदार चीज। आज की क्लास बहुत मायनों में बहुत अच्छी होने वाली है। आप किरचॉफ के नियम के बेसिक्स को सीखोगे। किरचॉफ का नियम किस प्रकार से व्हीटस्टोन सेतु को अप्लाई करता है, व्हीटस्टोन सेतु के नियम का प्रूविंग सीखोगे। बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। गुड मॉर्निंग छोटी अजनबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंदना, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग मुस्कान, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग ज्योति, गुड मॉर्निंग रुपेश, गुड मॉर्निंग खुशी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? कैसे हो? बढ़िया हो? नाश्ता पानी कर लिए? खाना पीना खाए? तैयार एकदम पढ़ाई के लिए? जोश एकदम हाई। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करी जाए क्लास, क्या कहते हो? स्टार्ट करी जाए। यार कल मैंने ना, तुम लोग को पता है, कल एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी हुई। कल एक बहुत बढ़िया चीज़ हुआ। बहुत बढ़िया क्या, बहुत बेकार चीज़ हुआ। कल मैंने आप सबके लिए चैप्टर 2 का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया था बना के। चैप्टर 2 का यूट्यूब पर मैंने पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन बना के अपलोड कर दिया था। उसमें सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सारे करा करके। अच्छा, लेकिन फिर हुआ क्या कि उसमें 12 मिनट के लिए ना बीच में कैमरा ही फंस गया था। 12 मिनट के लिए कि बीच में कैमरा रुक गया था। आप अगर जो बच्चे देखे होंगे तो जानते होंगे अगर जो बच्चे देखे होंगे कल वाली क्लास शाम वाली तो जानते होंगे। 12 मिनट के लिए उसमें स्टॉप हो गया था बीच में। मैं बोल रहा था, वीडियो रुकी हुई थी। तो फिर मैंने उस वीडियो को हटा दिया है। मैंने उस वीडियो को अभी हटा दिया है, ठीक है। उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, अनलिस्ट कर दी है। अब मैं इसको रिकॉर्ड करके आपको संडे की शाम को आपको मिल जाएगा गारंटी के साथ। तो संडे की शाम को आपको दो दो वीडियो इकट्ठा मिलेगी एक साथ। एक आपको मिलेगी चैप्टर 2 की और एक चैप्टर 3 की। दोनों चैप्टर की एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको संडे को मिल जाएगा शाम को। एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो रहेगी, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, देखना है सब बच्चों को, ठीक है। अब कई बच्चे कह रहे थे कि सर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, तो आप फिर एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल नहीं आते तो फिर कैसे करेंगे, फिर कौन सा लगाएं न्यूमेरिकल हम। बेटा देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, कुछ चीज समझो थोड़ा सा। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल नहीं आते थे, नहीं आते थे, ये थे था बेटा। थे क्यों था? थे इसलिए था क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐसे ऐसे हुआ करते थे, बहुत हार्ड, कहीं नीट के कहीं जेई के, इतना भयंकर भयंकर कंसेप्ट इसने डाल दिया था। तो इसलिए जो है एनसीईआरटी को न्यूमेरिकल हमारा बिहार बोर्ड नहीं पूछता था। लेकिन अब ये सिर्फ थे हो गया है। कब से? 2023 का अपडेट जब एनसीईआरटी आया है उसके बाद से। तो अपडेट में सिर्फ लिमिटेड क्वेश्चन है। अगर आप अपडेट किताब देखोगे या फिर आप जाओगे गूगल पे सर्च करके एनसीईआरटी की अपडेटेड किताब अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो आपको मिल जाएगा। उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, लिमिटेड क्वेश्चन है। आपको पता है चैप्टर 2 में कितने क्वेश्चन है? चैप्टर 1 में मैंने देखा, चैप्टर 1 में बस 23 क्वेश्चन बचे हैं। चैप्टर 2 में आपको पता है कितने क्वेश्चन है? चैप्टर 2 में बस आपके मात्र 11 क्वेश्चन है। चैप्टर 3 में, पूरे चैप्टर 3 में एनसीईआरटी में पता है कितने न्यूमेरिकल हैं? सिर्फ और सिर्फ 9 न्यूमेरिकल हैं। तो इतने थोड़े थोड़े बचे हैं बस। एनसीईआरटी ने सब कुछ सिलेबस पे निकाल दिया है, कुछ कुछ चीजें रखी हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। अब वो जरूरी है, वो आ सकता है बोर्ड में, इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो इसलिए मैं ऐसे चैप्टर्स के सारे जितने भी बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं उनको मैं करा रहा हूं। और कहां करा रहा हूं? यूट्यूब पे करवा रहा हूं। आप सभी बात अच्छे से जानते हैं, सब बच्चे अच्छे से जानते हो ना, सब बच्चे। तो चैप्टर 1 करा चुका हूं, चैप्टर 2 कल कर डाला था, लेकिन बेटा माइक का इशू आ गया था बीच में। बाकी पूरा चैप्टर 2 मैं फिर से डाल दूंगा। चैप्टर 3 और चैप्टर 2 अब साथ साथ डाल दूंगा, ठीक है। 11 9 20 क्वेश्चन है कुल मिला के, हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ये देखो, जरूर से देखो। और कोई नहीं करा रहा है बिहार में बाबू एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर वाइज सॉल्यूशन, कोनो नहीं करा रहा है, लेकिन हम कराएंगे, डेफिनेटली कराएंगे, इस बात की गारंटी के साथ, ठीक है। और आपको साथ देना पड़ेगा, नहीं दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। आ गया एनसीईआरटी तो फिर, इस बार एनसीईआरटी आ गया परीक्षा में तो फिर पूछ लिया डायरेक्ट क्वेश्चन, तो फिर तो 20 17 20 क्वेश्चन है, 10 20 क्वेश्चन लगा लोगे तो क्या घट जाएगा? कुछ चला जाएगा? एक चैप्टर से 9 क्वेश्चन लगाना क्या कोई बहुत बड़ी बात होती है? नहीं होती। एक चैप्टर से 9 क्वेश्चन लगाना कौन सी बड़ी बात है भाई, है ना। तो फिर उसने इतना कम कर दिया सिलेबस ऐसे ही, तो हम लोग उसको पढ़ लेंगे, खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परेशान होना ही नहीं अपने को।
अपने को बस पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं भाई। आज हम लोग का न्यूमेरिकल डे होने वाला है, लेकिन हम लोग पहले व्हीटस्टोन सेतु को भी जानेंगे क्या होता है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल व्हीटस्टोन सेतु पे बेस्ड भी करेंगे और किरचॉफ के नियम पे बेस्ड भी करेंगे। किरचॉफ का जो नियम था उसके ऊपर बेस्ड भी, उसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सब बच्चे, व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु। अंग्रेज एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, कहानी थोड़ा सा मैं बताता हूं। एक अंग्रेज वैज्ञानिक हुआ करते थे प्यारे बच्चों, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। क्या नाम था उनका? सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। सर की उनको उपाधि मिली थी। अंग्रेजों के जमाने में हुआ क्या करता था ना बेटा, अंग्रेज लोग एक रॉयल सोसाइटी बना रखे थे। रॉयल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी। रॉयल सोसाइटी में क्या होता था प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी सारे वैज्ञानिक हुआ करते थे, जो तेज बुद्धि वाले हुआ करते थे, कोई खोज करता हुआ करता था, तो ये सब लोग रॉयल सोसाइटी के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। अब इन रॉयल सोसाइटी के लोग जो नई नई खोज करते थे, ये सीधा किसको प्रदर्शित करते थे? राजा को दिखाते थे। तो राजा लोग इस रॉयल सोसाइटी को ऊपर बहुत खुश रहते थे, क्योंकि ये सब तेज दिमाग वाले थे। जैसे अकबर का आपने सुना होगा, अकबर के पास कौन थे? 9 रत्न थे। 9 रत्न थे ना, 9 लोग ऐसे इंसान थे जो बहुत तेज बुद्धि के थे। तो अंग्रेज लोगों ने भी इस प्रकार से अपने देश में एक रॉयल सोसाइटी का गठन कर रखा था, जिसमें खूब तेज बुद्धि के लोग, वैज्ञानिक लोग रहते थे। अब ये लोग कुछ भी अच्छी खोज करते थे तो उसको क्या कर देते थे, जो वहां का राजा होता था उस वैज्ञानिक को सर की उपाधि प्रदान करता था। सर की उपाधि, सर लगाता था, SIR, सर, सर की उपाधि प्रदान करता था। तो इसी प्रकार से जो व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक हुए, व्हीटस्टोन नाम के वैज्ञानिक हुए, इनका पूरा नाम था चार्ल्स व्हीटस्टोन। चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम था। अब चार्ल्स व्हीटस्टोन नाम के जो वैज्ञानिक थे ना बेटा, इनको भी सर की उपाधि मिली थी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत शानदार चीज खोज की थी। क्या थी वो शानदार चीज जिसकी खोज करने के बाद इनको सर की उपाधि मिली? तो चलो बात करते हैं उसके ऊपर, बात करा जाए। तैयार हो सब बच्चे? हाँ सर तैयार। चलिए फिर बात करी जाए, क्या है क्या नहीं है। क्या हो गया, कौन बातचीत, किसको दिक्कत आ रही है? सर कल वाला, कौन कल वाला? कल तो हम लोगों ने बात कर ली थी ना, किरचॉफ का नियम पर पूरा कर लिया था। किरचॉफ का नियम तो कल कर लिया था, समीकरण 1 बना लिया था, समीकरण 2 बना लिया था। अब क्या दिक्कत आ रही है? कल वहीं तक था बेटा, कल जो था ना कल वहीं तक था। अब आगे का देखो, व्हीटस्टोन सेतु देखो, ठीक है। और उसके ऊपर बेस जो कल किए थे ना न्यूमेरिकल, मतलब कल जो प्रश्न किए थे किरचॉफ का नियम, उसी के ऊपर बेस्ड आज न्यूमेरिकल करोगे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु देखते हैं फिर। फिलहाल हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, आपको भी मेरे साथ साथ बनाना है, सभी बच्चों को मेरे साथ साथ बनाना है डायग्राम। डायग्राम सबको साथ साथ बनाना है। ऐसे ऐसे करके एक प्रतिरोध ऐसे खींचिए, फिर ऐसे ऐसे करके एक प्रतिरोध ऐसे खींचिए, ठीक है। फिर यहाँ पे करके ऐसे एक गैल्वेनोमीटर लगा देंगे, और फिर यहाँ पे एक कुंजी लगा देंगे, कुंजी लगा देंगे, और ऐसे नीचे जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ऐसे खींच देंगे, और इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके एक यहाँ खींच देंगे सर्किट। इस तरीके से हमने सर्किट खींच देना है। उसके बाद हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इधर से एक तार निकालना है, इधर से एक तार निकालना है, और फिर उसके बाद दोनों तारों को एक बैटरी से जोड़ देना है, एक बाह्य बैटरी से जोड़ देना है। यहाँ पे एक बाह्य बैटरी लगी हुई है, इस तरीके से हमने एक बाह्य बैटरी से, आप चाहो तो यहाँ एक और कुंजी लगा सकते हो, एक और की लगा सकते हो, स्विच हमने लगा दी, ठीक है। चलिए ये हमारा परिपथ पूरा हो गया है। ये हमारा प्लस टर्मिनल दिखा देते हैं, माइनस टर्मिनल दिखा देते हैं। यहाँ पे बिंदु ए नाम दे देते हैं, इसे बी नाम दे देते हैं। चलिए यहाँ पे इसको सी नाम दे देते हैं, और इसको डी नाम दे देते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोध है, प्रतिरोध, ये जो हमने प्रतिरोध जोड़ रखा है, इसे हम पी नाम दे देते हैं, इसे क्यू नाम दे देते हैं, इसे आर नाम दे देते हैं, और इसे एस नाम दे देते हैं। ये गैल्वेनोमीटर है, ये कुंजी K1 बोल दीजिए, ये कुंजी K2 बोल दीजिए। चलो ये डायग्राम अब आप सब बच्चे कॉपी में बना लो, फटाफट फटाफट कॉपी में बनाओ इसे, फिर मैं समझाता हूँ ये है क्या। सब बच्चे पहले कॉपी में बनाओ, फिर समझाते हैं इसे है क्या, ठीक है। जल्दी जल्दी एक बार कॉपी बनाओ। बन गया? लिखो दूसरा नियम, दूसरा नियम। कल दूसरा नियम बंद पाश का नियम था, बता तो दिए थे। दूसरा नियम बंद पाश का नियम था, कल बता तो दिए थे। अब उसमें क्या जानना है? हो गया सर, पूरा नहीं हुआ है। अच्छा कह रहा है पूरा नहीं हुआ है। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, समझो पहले। वहां पे मैंने आपको 2 समीकरण बनाए थे, समीकरण 1 समीकरण 2, 2 समीकरण बनाए थे, बताओ पहले। बनाए थे, 2 समीकरण बनाया था।
हाँ, बस उसको हल नहीं करना है, जब हमें जरूरत होगी, जब हमें धारा निकालनी होगी तब हम उसे हल करेंगे। बात समझ में आ रहा है? उसमें तो वैल्यू दी ही नहीं थी, वो तो क्वेश्चन था, वो तो बस समझाने के लिए बस था। जब हमें प्रश्न आएगा, असल प्रश्न से जब हम सामना करेंगे तब हम उसे दोनों समीकरणों को हल करेंगे और हम धारा का मान I1 और I2 धारा का मान निकालेंगे। बात समझ में आई? अभी वो उतना ही था, उसके बाद और नहीं है उसमें, ठीक है? समझो इस बात को। समांतर क्रम, कौन समांतर क्रम? ये हो रहा है कि नहीं, ये सिर्फ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? ठीक है, हो गया सर, हो गया हो गया हो गया, बन गया डायग्राम, बन गया डायग्राम, बन गया बेटा, एक बार जल्दी बताओ। डायग्राम बन गया। अब इसमें थोड़ा सा कुछ लिख लिया जाए, कुछ लिख लिया जाए। पहले तो समझो ये है क्या, पहले इसे समझो क्या है। देखो एक चतुर्भुज आप सबने देखा है, क्या आप सब बच्चों ने चतुर्भुज के बारे में जानते हो? चतुर्भुज मतलब एक ऐसा चीज जिसमें चार भुजाएं हो। चार भुजा, देखो 1 2 3 4, चार भुजाएं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे, चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक है, चतुर्भुज बोलेंगे, ठीक, चतुर्भुज बोलेंगे। अच्छा चतुर्भुज है, ठीक है सर। अब चतुर्भुज की ना चारों भुजाओं पे अगर मैं प्रतिरोध लगा दूं, क्या लगा दूं चारों भुजाओं पे बेटा? प्रतिरोध। ऐसे काटूं यहाँ से, ऐसे काटूं यहाँ से, ऐसे काटूं यहाँ से, ऐसे काटूं यहाँ से, चारों कोनों पर काट के अगर मैंने क्या किया? प्रतिरोध लगा दिया। इधर भी एक प्रतिरोध, इधर भी एक प्रतिरोध, इधर भी एक प्रतिरोध, इधर भी एक प्रतिरोध। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब हुआ कि मैं एक बल्ब लगा दूं चारों कोनों पे, इधर भी बल्ब लगा दूं, इधर भी बल्ब लगा दूं, इधर भी, चारों कोनों पर मैं एक बल्ब लगा दूं। बल्ब समझ रहे हो आप, जो जलता है बल्ब, वो वाला बल्ब लगा दूं चारों कोनों पर, ठीक है सर। अब चारों कोनों पर जो बल्ब लगा है, इस बल्ब का प्रतिरोध है P, इस बल्ब का प्रतिरोध है Q, इस बल्ब का प्रतिरोध है R, इस बल्ब का प्रतिरोध है S। माने सारे बल्बों का प्रतिरोध अलग अलग है, किसी का 2 ओम है, किसी का 4 ओम, किसी का 5 ओम, किसी का 6 ओम, मुझे नहीं पता कितना कितना है। चलो हम इसका बोल देते हैं 5 ओम है, इसका बोल देते हैं 4 ओम है, इसका बोल देते हैं 3 ओम है, और इसका हमें नहीं पता कितना है, ठीक है। ऐसी कंडीशन हो कि 3 लोगों का पता हो, एक का ना पता हो। ऐसी कंडीशन हो कि 3 का पता हो प्रतिरोध और एक का ना पता हो प्रतिरोध, तो इसी को निकालने के लिए, इसी को अज्ञात प्रतिरोध बोलेंगे। क्या कहेंगे? चूंकि हमें इसका प्रतिरोध पता नहीं तो हम इसे क्या बोलेंगे? अज्ञात प्रतिरोध बोलेंगे। और इस अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए कि कितने ओम के तुम हो, कितने ओम के प्रतिरोध हो, इसके मान को ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रयुक्त करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका? व्हीटस्टोन सेतु का, व्हीटस्टोन सेतु का। बात समझ में आई? व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु क्या है, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझो क्या मैंने कहा। मैंने कहा कि अगर आपके पास चतुर्भुज हो, चतुर्भुज हो, इस तरीके से चतुर्भुज हो, चतुर्भुज में आपके पास 4 प्रतिरोध दिए हुए हो, 4 प्रतिरोध में से 3 का मान दिया हुआ हो, 3 का मान दिया हुआ हो, मान लो इसका मान हमें दिया, इस प्रतिरोध का मान दिया हुआ हो 3 ओम, इस प्रतिरोध का मान दिया हो 5 ओम, इस प्रतिरोध का मान दिया हो मान लो कि 6 ओम। आपको एक प्रतिरोध का मान इनमें से किसी का एक का निकालना हो, किसी का एक का निकालना हो, हमें नहीं पता, इसका नहीं पता। मान लो या इसका पता है, इसका पता है, चलो हम मान लेते हैं 6 ओम, इसका हमें नहीं पता, हमें इसका निकालना है। किसी भी एक प्रतिरोध का मान निकालने के लिए, बाकी 3 का पता हो, एक का ना पता हो, निकालने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं बेटा? व्हीटस्टोन सेतु का इस्तेमाल करते हैं। सेतु में क्या होता है? सेतु में एक ब्रिज होता है। ब्रिज मतलब, सेतु मतलब समझते हैं ना, सेतु में समझते हो कि नहीं? सेतु में होता है ब्रिज, ब्रिज। यहाँ पे जो ब्रिज इस्तेमाल होता है, ब्रिज ऐसे इस्तेमाल होता है, इसका जो कण देख रहे हो चतुर्भुज का, चतुर्भुज का ये विकर्ण होगा, विकर्ण, ऐसे ऐसे। तो चतुर्भुज के विकर्ण में हम लोग क्या लगाते हैं? हम लोग इसमें हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाते हैं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर देखता है कि इसमें धारा आ रही है कि नहीं आ रही, गैल्वेनोमीटर नापता है कि इसमें धारा आ रही है परिपथ में कि नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक स्विच भी लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है, कुंजी लगी हुई है, की लगी है। स्विच जानते हो ना, जैसे बटन दबाओगे करंट आएगा, बटन दबाओगे करंट जाएगा, यहाँ पे एक स्विच लगी हुई है। जैसे ही करंट, यहाँ पे स्विच दबाते हैं, स्विच ऑन करते हैं, और यहाँ पे पूरे सर्किट में आप एक बैटरी लगा दो, एक बैटरी लगा दो ऐसे करके, तो बैटरी अगर लगाओगे तो यहाँ पे करंट बहना चाहिए, बैटरी लगाओगे तो करंट बहना चालू हो जाएगा, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से धारा निकलेगी। आप सभी जानते हैं बैटरी लगने के बाद यहाँ से धारा निकलेगी, प्लस टर्मिनल से हमेशा याद रखिए। धारा किधर से निकलती है बैटरी के? धारा किधर से निकलती है बैटरी के? प्लस टर्मिनल से निकलेगी। तो प्लस टर्मिनल से धारा निकली, और धारा निकल के कहाँ गई? धारा निकल के यहाँ तक पहुंची, यहाँ तक पहुंची, धारा निकल के आई, और यहाँ पे निकलने के बाद कहाँ जाएगी फिर बताओ? ये तो यही हो गया ना, इधर तक धारा आई, फिर उसके बाद धारा का हो जाएगा बंटवारा, कुछ धारा ऊपर चली गई, कुछ धारा नीचे आ गई।
कुछ धारा बेटा ऊपर चली गई, कुछ धारा नीचे आ गई, तो धारा का हो जाएगा बंटवारा, धारा का हो जाएगा बंटवारा। तो यहाँ पे धारा का बंटवारा हो जाएगा। हम मान लेते हैं चलो कि I1 धारा इधर चली गई, I2 धारा इधर चली गई। हमने मान लिया कि I1 धारा उधर चली गई, I2 इधर चली गई। दोनों को जोड़ देंगे I1 I2 तो क्या मिल जाएगा फिर? अगर मैं दोनों को I1 I2 जोड़ दूं तो क्या मिल जाएगा? वापस से I मिल जाएगा। ये I जो धारा आई थी बैटरी से चल के, यही धारा तो बट गई ना दो हिस्सों में। जो बैटरी से चल के धारा आई थी वही दो हिस्सों में बट गई ऊपर नीचे। कुछ धारा जो I1 है वो इस बल्ब को जलाएगी, माने 3 ओम के बल्ब को जलाएगी। कुछ धारा जो I2 है वो इस 6 ओम के बल्ब को जलाएगी। कुछ धारा I1 3 ओम के बल्ब को जलाएगी, कुछ धारा I2 6 ओम के यहाँ पे बल्ब को जलाएगी। ये बल्ब हैं सारे, ये सारे बल्ब हैं। अच्छा ठीक है सर। या उसके बाद यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, जैसे ही यहाँ पे गए बेटा, ये धारा I1 जब यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से गुजरेगी, क्या धारा का कुछ हिस्सा नीचे नहीं चला जाएगा? ये I1 जब यहाँ से आएगी, यहाँ पे आएगी, तो क्या धारा I1 का कुछ हिस्सा नीचे नहीं चला जाएगा? क्योंकि यहाँ पे भी बंटवारा है तार का। आप खुद सोचो, खुद सोचो। धारा I1 यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद क्या यहाँ पे बंटवारा नहीं होगा? हो जाएगा। तो कुछ करंट को यहाँ पे चला जाना चाहिए, कुछ करंट यहाँ पे चली जानी चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर में जैसे ही करंट घुसेगी तो गैल्वेनोमीटर तुरंत दिखा देगा, सुई हिल जाएगी गैल्वेनोमीटर की खर्र से, गैल्वेनोमीटर की सुई खर्र से हिलेगी, तुरंत पता चल जाएगा अरे यहाँ पे करंट है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। अच्छा कुछ करंट यहाँ पे चली जाएगी, कुछ करंट यहाँ पे जाएगी, कुछ करंट यहाँ पे गई, मतलब I1 आई थी, I1 आई थी, कुछ नीचे चली गई, कुछ इधर चली गई। I1 का ही दो हिस्सा हो गया, I1 का ही दो हिस्सा हो गया। चलो हम मान लेते हैं कि I1 के दो हिस्से हम करके तोड़ के दो हिस्से मान लेते हैं, I3 मान लेते हैं और I4 मान लेते हैं, I4 मान लेते हैं, I3 मान लेते हैं, I4 मान लेते हैं। तो I3 और I4 मान लिया। हमने कहा कि भैया इधर I3 आ गया, इधर I4 आ गया। ये I3 और I4 ही जो है मिल करके क्या बना रहे हैं? इधर से जो धारा I1 आ रही है उसको मिलके बना रहे हैं। अरे पानी जैसे नहर का नहीं होता है, नहर का पानी यहाँ आ रहा है तो फिर आगे दुई नहर बढ़ गई है, जितना पानी यहाँ आएगा आधा आधा पानी चला गया। ठीक है, कुछ पानी इधर चला गया, कुछ पानी उधर चला गया। ठीक है सर, इधर आया। अब I3 इधर आ रहा है तो I3 किस में जा रहा है? इस वाले प्रतिरोध में जा रहा है, इस वाले प्रतिरोध में जा रहा है। यहाँ पे पहुंच जाएगा वापस, यहाँ पे वापस आके पहुंचेगा, यहाँ पे मिल जाएगा बेटा। उसी प्रकार से जो I4 है वो कहाँ घुस जाएगा? I4 कहाँ घुस गया? गैल्वेनोमीटर I4 करंट को नापेगा, I4 करंट को नापेगा। ठीक है सर। अब इधर से I2 आ रहा है, इधर से I2 चल के आ रहा है, इधर से I2 करंट आ रही है, ऊपर से आ रही थी I4, इधर से कौन आ रहा है? I4 आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है? I2 चल के आ रही है। दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, दोनों यहाँ पे आके मिलेंगे, बताओ। I4 इधर से आएगा, I2 इधर से आके आएगा, यहाँ पे दोनों मिल जाएंगे, मिल जाएंगे कि नहीं सर? मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जब दोनों आके मिलेंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पे जो आगे यहाँ पे जाएगा करंट, जो यहाँ से आगे करंट जाएगा बेटा, जो यहाँ से आगे करंट जाएगा वो क्या क्या होगा? एक तो I2 इधर से आ रहा है तो I2 हो जाएगा, ऊपर से I4 आ रहा है तो प्लस में I4 भी हो जाएगा। तो दोनों करंट मिलके इसमें जाएंगे, इस R में जाएंगे, इस R में जाएंगे। क्या सब बच्चों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है कैसे घूम रहा है चीजें, धारा कैसे जा रही है? नहीं आ रहा? अरे तो ध्यान ना लगाओ तो जिंदगी में ना आई, फिर भगवान भी नहीं ला सकते तुमको। ध्यान ही नहीं लगाओगे ना तो नहीं आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, विश्वास मानो। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, नहीं आएगा कभी। आगे देखो, फिलहाल समझो, आगे देखो बेटा, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसी चीज नहीं बता रहा हूँ जो तुम्हें ना आ सके। 18 17 साल 16 साल पार हो चुके हो, तुम्हारी बुद्धि इतना विकास हो चुका है। ठीक है, तो कोशिश करो समझ जाओगे, कोशिश करो, कोशिश। ठीक है, चलो कोशिश करो। व्हीटस्टोन का कहना ये था, ये जो है गैल्वेनोमीटर, इसकी सुई नहीं हिलती। व्हीटस्टोन का कहना था कि इसकी सुई नहीं हिलती। सुई नहीं हिलती मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर की अगर सुई नहीं हिल रही मतलब गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बह रही, गैल्वेनोमीटर में धारा बह नहीं रही। गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बह रही तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई करंट नीचे I4 नाम की करंट जो आनी चाहिए थी कायदे से वो नहीं आई। व्हीटस्टोन का कहना था कि I4 नाम की करंट जो नीचे आनी चाहिए थी वो आई नहीं। ये कब, कौन सी सिचुएशन में ऐसी थी कि नहीं आई? ये कौन सी सिचुएशन थी? ये सिचुएशन तब थी, ध्यान से सुनिएगा, ये सिचुएशन कब थी? ये सिचुएशन तब थी बेटा जब यहाँ पे P ये वाला, देखो ये P ये वाला, नीचे ये S ये वाला डिवाइड,
बराबर किसका, ये क्यों ऊपर, नीचे ये आर, ये इससे डिवाइड। अगर इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, क्या बोला मैंने, इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, ये एक भुजा ये एक भुजा, इसका प्रतिरोध P, इसका प्रतिरोध S, इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात अगर इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए, माने ऊपर वाले का प्रतिरोध Q, इस वाले का प्रतिरोध R, अगर इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो जाए तो फिर बीच वाले में, बीच वाला गैल्वेनोमीटर लगाओ चाहे जो लगाओ, या यहाँ पे कोई बल्ब लगा दो, यहाँ पे कोई बल्ब भी लगा दोगे ना, कोई प्रतिरोध भी लगा दोगे ना, तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे धारा ही नहीं जाएगी, वहां धारा बहेगी ही नहीं, बीच में कोई करंट नहीं बहेगा। कब नहीं बहेगा, कब नहीं बहेगा? जब P अपॉन S बराबर Q अपॉन R हो, यानी इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात इन दोनों भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो, तो बीच में गैल्वेनोमीटर लगाओ, बल्ब लगाओ, कुछ भी लगाओ, यहाँ पे बीच में धारा नहीं बहेगी, बीच में धारा कभी नहीं बहती। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अगर I1 धारा यहाँ से चल के आ रही है, बैटरी से देखो ध्यान से, बैटरी से चली थी I धारा, निकल के आई, यहाँ तक I धारा पहुंची, लेकिन यहाँ पे धारा का हो गया बंटवारा, I1 ऊपर चली गई, I2 नीचे चली आई। I2 ने इस बल्ब को जलाया, अगर यहाँ पे कोई बल्ब लगा है तो I2 इस बल्ब को जला देगा। I1 किस बल्ब को, अगर यहाँ पे 3 ओम का बल्ब लगा हुआ है तो I1 इस धारा, जो I1 धारा आई थी वो इस 3 ओम के बल्ब को जला देगी। उसके बाद ये कहता है ओम का नियम कि अगर भुजाओं में अनुपात इधर की भुजाओं के अनुपात के बराबर है तो फिर यहाँ पे धारा जो I1 चल के आई थी वो सारी धारा इधर चली जाएगी। I1 धारा का बंटवारा नहीं होगा, I1 धारा फिर दो हिस्सों में I3 I4 में नहीं बटेगी, कुछ धारा इधर कुछ धारा इधर नहीं जाएगी, सारी की सारी I1 धारा इधर चली आएगी, सारी की सारी I1 धारा इधर चली आ रही है, और यहां से जो I2 धारा आ रही है वो सारी की सारी इधर चली आ रही है, बीच में कोई धारा नहीं जा रही, बीच में कुछ भी लगा लो विकर्ण में उसमें धारा नहीं जाएगी। फिर यहां से सारी की सारी धारा इधर चली आ रही है, सारी की सारी धारा उधर से सीधा I2 धारा जो बटी थी वो सारी I2 इधर आ गई, I1 जो बटी थी वो सारी I1 इधर आ गई, और दोनों I1 I2 फिर से मिल गए यहाँ पे, और वापस प्रेम से I बन गई, वापस प्रेम से उधर I बन गई। समझ में बात आ रही है? बूझ गए सर। चलो अब थोड़ा सा देख लो बेटा, थोड़ा सा देख लो। अब इसका वैल्यू अगर मैं निकालने के लिए कहूँ, P का वैल्यू बताओ 3 है, S का वैल्यू बताओ कितना है 6 है, बराबर Q का वैल्यू बताओ बेटा 5 है, मुझे R का वैल्यू जानना है, मुझे एक प्रतिरोध का मान नहीं पता है, चौथे का मान नहीं पता, तो मैं R की जगह R रख दूं, बताओ निकाल पाओगे? इसको तिर्यक गुणा करो, तिर्यक गुणा करो, कितना हो जाएगा बेटा? R 3 जा 3R हो जाएगा, बराबर 6 5 जा कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30 हो जाएगा, 3 से 30 कट जाएगा, 10 बार में R बराबर कितना आ गया? 10 ओम आ गया। बताओ अगर एक प्रतिरोध का मान नहीं दिया रहेगा इन चारों में से तो क्या चौथे को निकाल पाओगे? क्या चौथे को निकाल पाओगे? यस सर। कब ये सिचुएशन आएगी? जब आपसे कह दे कि व्हीटस्टोन सेतु बन रहा है और ये नियम पालन हो रहा है। व्हीटस्टोन ने ही ये नियम दिया था, व्हीटस्टोन ने कहा था कि अगर ऐसा होगा कि भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होगा, भुजाओं में एक निश्चित अनुपात होगा, मतलब इनका अनुपात बराबर होगा, इसकी दोनों भुजा का अनुपात इसकी दोनों भुजा के अनुपात के बराबर होगा, तो बीच में कोई धारा, बीच में कोई धारा नहीं बहेगी, बीच में कोई धारा परिपथ में फिर नहीं बहेगी। और अगर उल्टा बोल दे, अगर उल्टा बोल दे, उल्टा मतलब क्या? अगर उल्टा ये बोल दे कि बीच में कोई धारा नहीं बह रही, बीच में कोई धारा नहीं बह रही, अब बताओ P1 PS और Q का मान दे दिया, R का मान निकालो। अगर ये कह दे बीच में कोई धारा नहीं बह रही, PS दे दिया, Q दे दिया, R का मान निकालो, तो सीधा समझ जाना व्हीटस्टोन सेतु भुजा में अनुपात है और रख करके निकाल देना, सीधा समझ जाना भुजा में अनुपात है, रख करके निकाल देना वैल्यू। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? बेटा तुरंत उदाहरण दे के समझाता हूं मैं, इसीलिए मैं तुरंत उदाहरण दे करके वैल्यू रख करके समझा देता हूं, ताकि आपको कंसेप्ट, पीछे का कारण, निवारण सब समझ में आ जाए। नहीं तो इसका फॉर्मूला डिराइव करता अभी बैठ के 10 घंटा, मैंने कहा सीधा फॉर्मूला क्या, वैल्यू रख करके समझाओ।
तो ये ज्यादा बढ़िया तरीका रहता है। चलो एक बार इसको लिख करके समझते हैं, लिखते हैं थोड़ा कॉपी में, क्योंकि हाथ बहुत देर से नहीं चला ना, 25 मिनट हो गया हाथ चला नहीं आप लोग का, तो सोच रहे हैं थोड़ा सा हाथ चलाएं। क्या कहते हो, लिखा जाए? लिखा जाए भैया? लिखिए, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इंग्लैंड के वैज्ञानिक, इंग्लैंड कैसे लिखते हैं जी? इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने, सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधकों को प्रयुक्त कर, प्रतिरोधक या प्रतिरोध, चार प्रतिरोध को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध, चार प्रतिरोधकों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, किसी अज्ञात मतलब समझते हो, नहीं पता जिसका, किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए, लिखते जाओ बेटा साथ साथ, करने के लिए एक विशेष परिपथ, एक विशेष परिपथ का आविष्कार किया, एक विशेष परिपथ का आविष्कार किया, जिसे क्या कहते थे? जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। खड़ी पाई लगाओ बेटा। उसके बाद लिखते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, तो हम बताएं फिर। हो गया सबका? सेतु कहते हैं। अब इसके अनुसार यहाँ पे लिख देते हैं, इसके अनुसार अब यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, क्या है नियम, इस नियम को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, ठीक है? क्या हो गया? रॉन्ग। ये कौन है? C2 कौन है? क्या दिक्कत आ रही है? इक्विवेलेंट। क्या हो गया? रॉन्ग क्यों लिख रहे हो? इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधकों को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा, आविष्कार जो है, आविष्कार गलत लिखा है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हो? आविष्कार गलत लिखा है, तुम कहना चाह रहे हो? आविष्कार किससे नहीं, आविष्कार किया। जल्दीबाजी में लिख गया, किया। क्या दिक्कत है? अब कोई दिक्कत है? नहीं है दिक्कत? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब नहीं है ना दिक्कत? वो किया किसे लिख गया जल्दी से, जल्दीबाजी में। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन ने चार प्रतिरोधक को प्रयुक्त कर किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए एक विशेष परिपथ का आविष्कार किया, जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। इसके अनुसार चतुर्भुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाएं इनको बोलते हैं, याद रखिएगा बेटा। इसको क्या बोलते हैं? अगर ये भुजा ले रहे हो, ये भुजा ले रहे हो, तो इसको संलग्न भुजाएं भी बोलते हैं, संलग्न भुजाएं। चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। या तो आप इन दोनों भुजा का अनुपात लीजिए, P और R का अनुपात लीजिए, इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, Q और S के अनुपात के बराबर होता है। या तो फिर आप ऐसे भी ले सकते हैं, P और Q का अनुपात ले लीजिए, P और Q का अनुपात ले लीजिए बेटा। इसका इन दोनों का अनुपात भी इन दोनों के अनुपात के बराबर होता है। P और Q का अनुपात R और S के अनुपात के बराबर होगा। ये भी सही है, दोनों ही सही है।
चाहे आप इन दोनों की भुजाओं का अनुपात ले लीजिए इन दोनों भुजाओं के साथ, या तो आप इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले लीजिए इन दोनों भुजाओं के साथ, दोनों ही मैटर में दोनों ही कंडीशन में सही है आपका फॉर्मूला। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिगर बनाना है, वेरी गुड। पहले तो शुरू में तो मैंने फिगर ही कहा था बनाने के लिए, अभी तक नहीं बनाया। शुरू में तो मैंने शुरू में आते ही कहा था कि फिगर बनाओ, क्यों नहीं बनाया भाई अभी तक? बनाओ जल्दी जल्दी फिगर। चलो इसके अनुसार क्या लिखेंगे? चतुर्भुज की, देखो क्या लिखने है, चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं में प्रयुक्त प्रतिरोधकों का अनुपात, प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इतना लिखो बेटा जल्दी से, हम पन्ना बदलें, पन्ना चेंज करें जल्दी से, इतना लिखो फटाफट, तो जल्दी से पेज बदलें। हो गया सबका? पेज बदला जाए? हो गया? जल्दी बताओ। हो गया। हाँ ठीक है, जिसका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट लो, घन से आगे बढ़े। प्रयुक्त प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, भुजाओं के, अरे रुको, शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, खड़ी पाई। चलो, शेष दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, यानी क्या? यानी कि अर्थात लिख देना, अर्थात क्या क्या अर्थात में हम लोग लिख सकते हैं? अर्थात हम लोग लिख सकते हैं कि भैया अनुपात किसका किसका लो, चाहे पी क्यू आर एस का अनुपात ले लो, यानी कि पी अपॉन क्यू, ऐसे लिख सकते हो, पी अपॉन क्यू बराबर आर अपॉन में एस, ऐसे लिख सकते हो। ये एक सही तरीका है। या फिर मैंने और एक तरीका कहा कि भैया कैसे लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि पी और आर का अनुपात क्यू और एस के अनुपात के बराबर भी लिख सकते हो, यानी कि पी और आर का अनुपात क्यू और एस के अनुपात के बराबर भी लिख सकते हो। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है बेटा, चाहे इसको लिखो ऐसे, चाहे ऐसे लिखो। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम में पूछा है, बिल्कुल पूछा है, एग्जाम में प्रूव भी करने के लिए दिया है आपसे एग्जाम में प्रूव करने के लिए बाकायदा बोला हुआ है, किरचॉफ का नियम का इस्तेमाल करके व्हीटस्टोन सेतु का प्रूविंग करिए, किरचॉफ के दूसरे नियम का इस्तेमाल करके व्हीटस्टोन सेतु की प्रूविंग करिए। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, अब इसकी प्रूविंग देखते हैं बेटा कैसे ये आया है। तो उत्पत्ति डालिए, उत्पत्ति जानते हो ना क्या होता है? उत्पत्ति मतलब होता है प्रूविंग। अब हम प्रूविंग करेंगे कि कैसे ये आया है, उत्पत्ति डालो बेटा, प्रूविंग। अब इसको प्रूव करके देखेंगे कि कैसे आया है ये आया कैसे है ये तरीका। हाँ, बैक करें, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बैक करिए, तो लो बैक, जल्दी से करो यार, जल्दी जल्दी करो, फटाफट जल्दी जल्दी करा करो, हाथ तेज चलाया करो, बहुत तेज स्पीड में, और स्पीड। बाबू तुम्हारी नोट्स देखने कोई जा नहीं रहा है, बस इतनी राइटिंग बना लो, इतनी राइटिंग बना लो कि हमें समझ में आ जाए पढ़ते समय। बस ये नहीं होता कि हम लिख लें हमें को ना समझ में आए क्या लिखे हैं, बस ऐसा लिख दो कि हमें समझ में आ जाए, बाद में हम रिवीजन करें, बाकी दुनिया को आए चाहे ना आए। नोट्स ऐसी होनी चाहिए, यही परफेक्ट नोट है कि तेजी से भले कितना भी तेज लिखें, इतनी स्पीड में लिख लें कि हमें समझ में आ जाए, हम पढ़ लें रिवीजन के समय, बाकी किसी को आए ना आए हमसे क्या है ना। लेकिन एग्जाम में, जब आप एग्जाम में बैठिए तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, याद रखिएगा। ये नहीं कि आपने घसीटुआ राइटिंग में पूरा पेपर लिख दिया, घसीटुआ राइटिंग में पेपर लिख दोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा फिर। चलिए अब आपको समझाने वाला हूं, देखो कैसे इसकी प्रूविंग करते हैं। प्रूविंग देखो बेटा, समझो प्रूविंग, समझो बेटा कैसे होती है, समझो बेटा। प्रूविंग एग्जाम में आई हुई है, इसको जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी 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 इसको नोट करो, फिर आगे बढ़े, प्रूविंग कराएं। 1 मिनट का काम है बेटा, जल्दी से करो, जल्दी से करो, प्रूविंग करें। हो गया, सारे बच्चों का हो गया।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो। तो अब प्लस वाली जो धारा है यहाँ पे जो बैटरी है, आपको पता है बैटरी से क्या निकलेगा? बैटरी से क्या निकलेगा बेटा? धारा निकलेगी। धारा को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? आई से। अब बैटरी के प्लस टर्मिनल से धारा निकली, धारा कहाँ गई? यहाँ धारा गई, आई धारा गई। अब आई धारा जब यहाँ पहुंचेगी, जब आई धारा यहाँ पहुंचेगी, डायग्राम में अब आपको थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, जैसे जैसे मैं डायग्राम में चेंज कर रहा हूँ आप भी वैसे वैसे चेंज करते चलोगे, ठीक है? प्लस आई धारा जब यहाँ से निकल रही है, आई धारा यहाँ पे पहुंची, आई धारा निकलेगी तो कुछ धारा इधर चली जाएगी, कुछ धारा इधर चली जाएगी। बंटवारा होगा कि नहीं? बंटवारा होगा कि नहीं? होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि यहाँ पे बट गए हैं। अगर यहाँ से नहर में पानी आएगा 50 लीटर, तो कुछ लीटर पानी यहाँ, कुछ लीटर पानी यहाँ, मान लो 30 लीटर पानी ऊपर, 20 लीटर पानी नीचे, जाएगा कि नहीं जाएगा? मैं यहाँ पे मैंने क्या कहा? अगर 50 लीटर पानी नहर से आ रहा है तो मैंने कहा 30 लीटर पानी ऊपर, 20 लीटर पानी नीचे, या फिर 20 लीटर पानी ऊपर, 30 लीटर नीचे। मैंने ऐसा क्यों कहा? मैं 25-25 भी तो बोल सकता था। मैं ये भी तो कह सकता था 50 आ रहा है, 25 ऊपर चला गया, 25 इधर चला गया। मैंने कहा 30 ऊपर 20 नीचे। इसका मतलब कि भैया यहाँ पे फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है कि बराबर बराबर हिस्सा में बटेगा। बराबर बराबर हिस्सा में बटे ये जरूरी नहीं है। बराबर बराबर हिस्सा में तब बटेगा जब यहाँ पे प्रतिरोध भी उतना ही रहेगा। मान लो यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध है तो यहाँ भी 5 ओम का प्रतिरोध है। अगर दोनों जगह सेम अमाउंट का प्रतिरोध है तब आपकी जो करंट आएगी वो करंट बराबर बराबर बटेगी। लेकिन अगर एक जगह प्रतिरोध ज्यादा है, एक जगह प्रतिरोध कम है, तो फिर आपका जो करंट यहां से निकल के आएगी वो करंट का बंटवारा क्या होगा बेटा? असमान होगा, समान नहीं होगा। ठीक है, कुछ में 30 चला जाएगा, कुछ में 20 चला जाएगा, डिपेंड करेगा। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? मैंने कहा आई करंट बैटरी से चल के आई थी, ऊपर चली गई I1 करंट, हमने क्या मान लिया? I1। नीचे चली गई बेटा I2 करंट, I2 करंट। फिर मैंने कहा कि यहाँ से जब I1 करंट चल के आई तो नीचे तो इस गैल्वेनोमीटर में तो विक्षेप दिखा नहीं रहा, गैल्वेनोमीटर में तो कोई करंट आई नहीं, तो सारी की सारी I1 करंट जो यहाँ से चल के आई होगी वो कहाँ चली गई होगी? अगर नीचे करंट नहीं गई, यहाँ से I1 चल के आई है, नीचे कुछ गई नहीं, तो सारी I1 कहाँ चली गई होगी? आगे चली गई होगी। यानी इधर चली गई पूरी की पूरी I1, इधर से I2 आ रही थी, उधर से कुछ आया नहीं, ऊपर से कुछ आया नहीं, नीचे से I2 आई है, तो पूरी इधर आगे कौन जाएगा? आगे कौन जाएगी? कितनी करंट? I2 करंट जाएगी। अब I2 करंट आगे गई 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 गई, यहाँ पे मिली, यहाँ से I1 करंट आई, नीचे I2 करंट आई, दोनों I1 I2 मिलके वापस क्या बना लेंगे? वापस क्या बना लेंगे बेटा? I को बना लेंगे। वापस I को बना लेंगे, फिर I धारा यहाँ से आएगी, यहाँ धारा आएगी और यहाँ पे वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुस जाएगी। तो बताओ, सर्किट कंप्लीट हो गया, सबका चित्र बन गया। फिर से नहीं बनाना है, मतलब उसी में संशोधन कर लो, उसी में I बना लो, उसी में धारा बना लो, उसी में I1 I2 बना लो। मोबाइल 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 का नहीं नहीं मेरा है। साउंड प्रॉब्लम हो रही है? आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? नहीं आ रही है आवाज? जी 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 जी, अब क्या जी 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 कर रहे हो? लड़का लड़का साउंड प्रॉब्लम। चलो अब आप देखो बेटा, ध्यान से सुनो। यहाँ पे आई है करंट, आई करंट आई करंट आई, फिर दो हिस्सों में बढ़ गई, I1 ऊपर चली गई, I2 नीचे आ गई बेटा, दो हिस्सों में बढ़ गई। इसमें कुछ धारा गई, इसमें कुछ धारा गई। अब हमें नहीं पता अभी कितनी कितनी गई, अभी हम निकालेंगे फिलहाल। तो इतनी धारा इसमें गई, इतनी धारा इसमें आई, फिर उसके बाद धारा इधर चली गई I2, फिर ऊपर से आई धारा I1 इधर चली आई। अब इसमें ना किरचॉफ का नियम लगाते हैं बेटा, किरचॉफ के बंद पाश का नियम लगाते हैं। बंद पाश का क्या लगाते हैं बेटा? नियम लगाते हैं। इसको बंद कर देना, कुंजी को एकदम टच कर देना एक दूसरे में, तभी करंट बहेगा, नहीं बहेगा नहीं करंट। अगर यहाँ स्विच आपने खोल रखा है, अगर ये दोनों टच नहीं है, ये दोनों बड आपस में टच नहीं है, तो स्विच खुली मानी जाएगी, और खुली स्विच रहेगी तो क्या करंट बहेगा? स्विच को बंद कर देना बेटा, स्विच को बंद करोगे तभी धारा बहना चालू होगी। स्विच बिल्कुल एकदम एक दूसरे में ऐसे टच रहनी चाहिए, ठीक है? तो ये टच होनी चाहिए एक दूसरे में कुंजी, तभी धारा यहाँ पे फ्लो होगी, तभी धारा बहेगी सर्किट में। ठीक है सर, समझ गए। अब बात है मेरी, किरचॉफ का मैं नियम लगाने वाला हूं। पहला मैं बंद पाश इधर बनाऊंगा, इधर मैं बंद पाश 1 बनाऊंगा, इधर मैं बंद पाश 2 बनाऊंगा। ध्यान से देखना बेटा, दो बंद पाश यहाँ बनेंगे, एक इधर बंद पाश बनेगा, एक इधर बंद पाश बनेगा। कहाँ कहाँ बंद पाश बनेगा? एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। ध्यान से देखना। अब मैं लिखने वाला हूँ किरचॉफ के बंद पाश 1 में, देखना मैं क्या लिखूंगा? किरचॉफ के बंद पाश कौन सा है? बंद पाश है, नाम बताओ।
वन नहीं बोलेंगे इसे, हम बोलेंगे क्या इसे, देखो नाम इसका, देखो क्या लिखेंगे बंद पाश वन का नाम ए बी के बाद डी के बाद वापस से ए बी डी ए। बात समझ में आई नहीं आई? ए बी डी ए, ये हो गया हमारा पहला बंद पाश। तो हम क्या लिखेंगे, किरचॉफ के बंद पाश ए बी डी ए में, ये लिखेंगे। सर समझ गए, किरचॉफ का बंद पाश ए बी डी ए में क्या लिखेंगे, बंद पाश ए बी डी ए में। कल बोला था मैंने, कल आपको मैंने कहा था, सिखाया था, क्या करते हैं, एक साइड हम धारा और प्रतिरोधों का गुणा करते हैं, दूसरे साइड बराबर करके हम लोग उस पाश में देखते हैं कि बैटरी वैटरी लगी है, उस बैटरी का विद्युतवाहक बल कितना होगा। बात समझ में आया? एक साइड हम क्या लिखते हैं बेटा, एक साइड हम धारा और प्रतिरोध आई और आर का गुणा करते हैं, दूसरे साइड हम देखते हैं कि क्या अगर उस पाश में बैटरी वैटरी लगी है तो उस बैटरी का विद्युतवाहक बल लिख देते हैं। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? किरचॉफ का बंद पाश का नियम में कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए भाई, आसान है, आसान है। एक तरफ हम क्या लिख रहे हैं, धारा प्रतिरोध का गुणा करके लिख रहे हैं, एक साइड हम लोग उस पाश में देख रहे हैं कितना बैटरी लगी है। बैटरी नहीं लगी तो हम लोग जीरो कर देते हैं, बैटरी लगी है तो फिर हम लोग जो भी बैटरी लगी है उसको लिख देंगे। चलो इसको मिटाओ। अब देखो फिर बंद पाश में पहला वाला हिस्सा देखो बेटा, बंद पाश का पहला हिस्सा देखो, यहां से चलना शुरू करो, ए से बी में जाओ। ए से बी में धारा है, ए से बी में धारा है, यस सर बोलो, हाँ सर धारा है। कितनी धारा है बेटा ए से बी में, I1 धारा है। कौन से प्रतिरोध से होकर गुजर रहा है, पी प्रतिरोध से होकर गुजर रहा है। कौन से प्रतिरोध से, पी प्रतिरोध से होकर गुजर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, धारा गुणे प्रतिरोध में हम लिखेंगे I1 धारा है, गुणा में पी प्रतिरोध से गुजर रहा है। धारा गुणे प्रतिरोध कल सिखाया था, धारा गुणे प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे देखिए, ए से बी चले गए, ए से बी हो गया, काम खत्म। आगे देखो बेटा, बी से डी आओ, किधर से किधर, बी से डी आओ। धारा है इसमें, बी से डी में धारा है, धारा ही नहीं है, प्रतिरोध है, कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ नहीं जोड़ेंगे। चलो उल्टा आ जाओ, अब इसमें आओ, डी से ए में आओ। जब डी से ए में आओगे आप, डी से ए में आओगे आप, कहां से, डी से ए में, तो आप तो इधर से इधर चल रहे हो, आप डी से ए में जा रहे हो। धारा किधर से किधर आ रही है बेटा, धारा ए से डी आ रही है, तो क्या धारा मेरे उल्टा आ रही है? कर लो बातचीत, घंटा नहीं आने वाला, मैं बोल रहा हूं धीरे से, कर लो बात, पूछ लो सोनी खाना खाई कि नहीं खाई। सोनी खाना खा लेगी बेटे, तुम भूखे रह जाओगे। बात समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, तो इसको क्या कह रहा हूं मैं, नीचे से धारा आ जाएगी, नीचे से आपकी धारा, मतलब आप पाश में किधर से किधर आ रहे हो, आप पाश में पहले ए से बी गए, फिर बी से डी गए, बी से डी में ना कोई धारा है ना प्रतिरोध है तो गुणा नहीं कर पाएंगे। फिर आप डी से जब ए में जाओगे, जब डी से ए में जाओगे तो आपकी धारा भी है और प्रतिरोध भी है, तो लेकिन आप तो डी से ए जा रहे हो, धारा आपकी उल्टा आ रही है। आप डी से ए जा रहे हो, धारा आपकी उल्टा जा रही है, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे बेटा, आप क्या लिखोगे, माइनस साइन के साथ लिखोगे, और I2 इंटू में क्या लिखोगे, I2 इंटू में R लिखोगे, R लिखोगे, I2 इंटू में R लिखोगे, बराबर बराबर हो गया। का पास कंप्लीट हो गया, पास कंप्लीट हो गया बेटा। अब ये पास पूरा कंप्लीट हो गया, डन हो गया पास। क्या इस पास में कोई बैटरी लगी है, क्या इस पास में कोई बैटरी लगी है, यस या नो, यस या नो, नहीं लगी। बैटरी नहीं लगी तो बैटरी का विद्युत वाहक बल क्या लिखेंगे, बराबर में, बराबर में हम क्या लिखते हैं, बैटरी का विद्युत वाहक बल। बैटरी नहीं है पास में तो हम क्या लिख देंगे, जीरो लिख देंगे। अब यहां से निकालो बेटा, I1P बराबर माइनस का I2R है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर प्लस का I2R हो जाएगा। कितने बात बच्चों को ये बात समझ में आई, I1P माइनस I2R मैंने क्यों लिखा, मैंने यहाँ माइनस साइन क्यों लगाया था, मैंने यहाँ माइनस साइन इसलिए लगाया था क्योंकि पास में मैं नीचे से ऊपर जा रहा था, धारा मेरे उल्टा आ रही थी। धारा I2 देखो कहां से आ रही है, उधर से इधर आ रही है, मैं लेकिन डी से ए जा रहा था, तो मेरे उल्टा धारा आ रही थी, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, माइनस का I2 इंटू आर लिखा था। धारा गुणे प्रतिरोध जो यहाँ पे किया वो मैंने माइनस का किया है, माइनस का किया है, और बराबर मैंने किया, परिपथ कंप्लीट हो गया था मेरा, पास कंप्लीट हो गया, लेकिन दूसरी तरफ पास में कोई विद्युत वाहक बल नहीं है, बैटरी नहीं है, तो मैंने जीरो कर दिया। फिर मैंने कहा I2 इंटू आर है, माइनस में इधर, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, I2 इंटू आर प्लस में हो जाएगा। समीकरण 1 बनाओ, खत्म करो। चलो आगे देखो, किरचॉफ के बंद पाश पुनः पुनः डालिए, बंद पाश, बंद पाश, कौन सा बंद पाश है, बंद पाश, दूसरा बंद पाश देखेंगे। अब आप दूसरा बंद पाश देखिए, कौन सा बंद पाश है, ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखो इसे,
ध्यान से देखो, बी सी डी बी, बी सी डी बी। तो आप इसका नाम लिखो, क्या नाम लिखोगे? नाम लिखोगे बी सी डी बी में। चलिए सर, हो गया। अब आगे देखिए इसमें, अब इसमें क्या क्या देखना है? पहले बी से सी जाना है, तो बी से सी चल के देखिए, बी से सी चल के देखिए बेटा। बी से सी में, बी से सी में धारा है, धारा है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध भी है सर। क्यों? कौन सा प्रतिरोध है? क्यों है, तो धारा गुणे प्रतिरोध कर दें बी से सी में, बी से सी में धारा गुणे प्रतिरोध कर दीजिए सर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे बेटा? I2 इंटू क्यू। कलर बदल दे क्या? चलो कलर बदल देते हैं इस पेन का। क्या लिखेंगे? I2 इंटू क्यू। समझ गए क्या लिखा? सॉरी I2 नहीं है, I1 है, I1 है, I1 है, सॉरी सॉरी सॉरी, I1 इंटू क्यू है ना, सॉरी सॉरी, सो सॉरी। यहाँ पे लिखेंगे I1 इंटू क्यू। चलो सर आगे देखो, आगे देखो, यहां से यहां तो आ गए। अब चलो यहां से नीचे चलो, यहां से नीचे चलो बेटा। जब आप नीचे जा रहे होगे, जब आप सी से डी जा रहे होगे, तो करंटवा नीचवा से ऊपरवा आ रही होगी। ये तो उल्टा हो गया। फिर हम तो नीचे जा रहे हैं सी से डी, लेकिन करंट मेरे उल्टा आर के चढ़ के आ रही है, I2 इधर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे? माइनस I2s। I2 लिखेंगे और प्रतिरोध से गुणा, प्रतिरोध से गुणा, माइनस I2s। क्या लिखेंगे? माइनस का I2s, ऐसे लिखेंगे। धारा का प्रतिरोध से गुणा, धारा का प्रतिरोध से गुणा। अब आगे देखिए, इधर से इधर आ गए, इधर से इधर आ गए। चलिए सर, अब उसके बाद अगर हम नीचे डी से बी जाएंगे, क्या इसमें कोई धारा प्रतिरोध है? इसमें सिर्फ गैल्वेनोमीटर लगा है जो धारा का नापन करेगा, और एक कुंजी लगी हुई है जो कोई काम नहीं है। स्विच ऑन कर दोगे तो कौन काम में आएगी? इसमें कौन सा प्रतिरोध है, धारा है? कुछ नहीं है। तो फिर हम इसमें जीरो कुछ नहीं करेंगे। कंप्लीट हो गया सर्किट, सर्किट कंप्लीट है बेटा, सर्किट कंप्लीट है। बराबर करके बताओ, बराबर करके बताओ, बताओ इसमें कोई बैटरी जुड़ी है हमारे इस लूप में? इस लूप में कोई बैटरी जुड़ी है? इस पास में कोई बैटरी जुड़ी है? इस पास में कोई बैटरी है? नहीं है ना? तो फिर हम क्या लिखेंगे? बैटरी की जगह विद्युत वाहक बल, बैटरी की जगह विद्युत वाहक बल जीरो लिखेंगे। माइनस का I2s उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा? माइनस का I2s उधर जाएगा, प्लस का I2s बन जाएगा। तो क्या लिखोगे इक्वल टू करके? माइनस का I2s उधर चला जाएगा तो क्या लिखोगे? I1 क्यू, I1 क्यू बराबर माइनस का I2s उधर गया, प्लस का I2s बन गया। इसको समीकरण नंबर 2 बना दीजिए। सब बच्चों का यहां तक हुआ? यहां तक हुआ कि नहीं हुआ? कमेंट बॉक्स में बताइए, यहां तक हुआ? जी 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 जी। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, करते रहो ऐसे ही, साथ साथ करते हो तो मजा आ जाता है। तुम भी लोग करते रहते हो, पढ़ाई करते रहते हो अच्छे से मन लगा के, लिखते रहते हो, समझते रहते हो। यही तो सही तरीका है पढ़ने का। अब सिर्फ देखते रहे हम, बोर्ड पे देखते रहे, मास्टर को गरियाते रहे। कल पता है 2 घंटे क्लास लिया, मुझे कितने सारे बच्चों ने गालियां लिख के भेजी थी। मेरी माँ बहन सबको गालियां दी। वो जानते भी नहीं, मेरी कोई बहन भी नहीं है, फिर भी मेरी बहन तक को गालियां दे डाली। खैर क्या ही बताएं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मतलब मैंने 2 घंटा पढ़ा क्या दिया, जैसे मैंने पाप कर दिया हो बहुत बड़ा। मुझे इतनी गालियां कल पड़ी हैं, मैं क्या बताऊं यार। लिटरली मुझे इतना दुख हुआ सोच समझ के। मेरी 10 बजे फिर से एक क्लास थी। मैं तुम लोग को जब पढ़ा के जाता हूँ ना, तुम्हें मैं सच बताऊँ, तुम लोग को जब मैं पढ़ा के जाता हूँ 9 बजे, तो 9 से 10 का गैप है, 9 से 10 बजे तक का गैप है। 10 बजे से फिर से मेरी एक क्लास हो जाती है 11 बजे तक, वो 11th वाली क्लास, 11th के बच्चों की। तो जब मैं 9 बजे कल छोड़ा और मैंने देखा कि भाई साहब मुझे इतने सारे बच्चों ने इतनी सारी गालियां दी, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया। मैं 10 बजे वाली क्लास में, जब मैं 11th में पहुंचा तो मैं डिप्रेशन में था। यार इतनी गालियां क्यों पड़ी मुझे? 2 घंटे मैंने पढ़ा दिया। तो फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहते ज़्यादा, मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम टॉप कर जाओगे। कोई जड़ी बूटी मेरे पास है ही नहीं, मैं सच बता रहा हूँ। नहीं है ऐसी कोई जड़ी बूटी कि मैं तुम्हें दे दूं और तुम टॉप कर जाओ। किसी मास्टर के पास नहीं होती। ठीक है, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा मास्टर हो, वो सिर्फ आपसे मेहनत करवा सकता है, आपके साथ लग के मेहनत कर सकता है। ठीक है, आपको सही रास्ता बता सकता है। टॉप करना ना करना वो बच्चे के खुद के हाथ में है। वो मास्टर को गरियाए, वो कुछ भी करे, जो इच्छा करो भाई, हमें क्या। तो पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, दो हमारे समीकरण मिल गए, दो समीकरण मिल गए, दो समीकरण मिल गए। अब इन दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे बेटा? डिवाइड कर देंगे। समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2,
समीकरण 1 और 2 को भाग कर देंगे। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग करने पर समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2 समीकरण 1 और समीकरण 2 को डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड कर देंगे तो हम क्या मिलेगा बताओ। एक को डिवाइड करेंगे तो एक का देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। इसको लिखो, पहले इसको लिखो, I1P लिखो, बराबर करो किसके बराबर करो, I2R के। समीकरण 1 हमने लिख लिया I2R के। जब हमें डिवाइड करना होता है प्यारे बच्चों, तो हम डिवाइड करते समय हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं, इसको ऐसे डिवाइड करते हैं। देखो अब इसके नीचे दूसरा वाला समीकरण लिख देंगे। दूसरा वाला समीकरण क्या है, I1Q बराबर हम क्या लिखेंगे, उधर क्या लिखेंगे, I2S लिखेंगे। चलो सर बताओ, सबको समझ में आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। मैंने समीकरण 1 रखा, समीकरण 2 को दोनों को डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तो सिंपल था, है ना। आगे देखिए, अब उसके बाद I1 से ऊपर नीचे I1 कट जाएगा, I2 से ऊपर नीचे I2 कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा बेटा, P/Q। ऊपर क्या बचेगा बेटा, R/S। बताओ प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, इति सिद्धम हो गया कि नहीं हो गया इसका, P/Q बराबर R/S। इति सिद्धम हो गया। तो बस छोटा सा ये रहता है, छोटा सा है बेटा, और छोटा सा चीज है करके एग्जाम में ये आपका आएगा ना, तो लॉन्ग में आएगा, शॉर्ट में नहीं आएगा कभी, याद रखना। लॉन्ग में आएगा प्रूव करने के लिए, और कहीं 5 नंबर में आ गया ना तो फटाक से इसे निपटा दोगे 5 नंबर करके, ठीक है। तो इस तरीके से डायग्राम बनाना प्रॉपर, अच्छे से डायग्राम में कोई चीज मिस नहीं होनी चाहिए, सब कुछ कायदे से होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये लिखना है, भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है किरचॉफ के बंद पाश डैश 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 में पहला समीकरण बनाइए, किरचॉफ के पुनः बंद पाश इसमें आपने दूसरा समीकरण बनाया। दोनों समीकरण को क्या करोगे बेटा, डिवाइड कर दोगे, डिवाइड करके आपका प्रूव हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना इति सिद्धम। बस कहानी खत्म, ये हो गई आपकी। अब कहानी खत्म हुई है तो कहानी में कुछ नए नए मोड़ आते रहेंगे, कहानी में एक नया मोड़ एनसीईआरटी का एक प्यारा सा क्वेश्चन, ये नया मोड़ है कहानी का। इस क्वेश्चन को करने के लिए प्रॉपर चाहिए 1 घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम चाहिए। आप कहोगे सर 1 घंटे का टाइम चाहिए, आप ज्यादा क्लास ले लेंगे तो फिर हम सर आपको गालियां ही देंगे। हाँ, ये भी तो कह सकते हो कि अगर इस क्वेश्चन को सर आप करा देंगे और 1 घंटे और पढ़ा देंगे तो सर हम आपको ढेर सारी गालियां भर भर के देंगे। तो एक काम करते हैं बेटा, इस क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे, क्या कहते हो, इस क्वेश्चन को कल किया जाएगा, बढ़िया है। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन लाया था, एक ये लाया था और एक एनसीईआरटी का ये प्यारा सा क्वेश्चन लाया था। ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, 2 हमारे पास क्वेश्चन है। और एक और न्यूमेरिकल लाया था आपके लिए होमवर्क में, इसको होमवर्क में लाया था, सबको दिख रहा है ये एक होमवर्क में न्यूमेरिकल लाया था। ये सारे को आप कोशिश करना, परिपथ में I1 I2 देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा। जब भी किरचॉफ का नियम आपको देगा ना एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से कहेगा I1 I2 का मान निकालिए, डायग्राम बना के दे देगा, आपसे कहेगा I1 I2 का मान निकालिए। तो कोशिश करना एक बार इसे सॉल्व करने की, नहीं होगा तो फिर कल इस सबको कराना है मुझे, कल इन सबको कराना है, ठीक है। कल इसको भी कराएंगे, कल इसको भी, कहाँ गया आपका, कल इसको भी कराएंगे, इसको भी तो कोशिश करना, ठीक है, कल इसको भी कराएंगे, कल इसको भी कराएंगे, ये सब आपका होमवर्क है, ठीक है। वैसे तो अकेले ही 1 घंटे का है, लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, और बाकी सारे टीचर कैसे कराते हैं वो भी तरीका बताऊंगा। तो मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं इसको कराने की, परेशान नहीं होना, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कल लाने हैं मुझे। तो आज के लिए यहीं तक रखें, आज के लिए भी स्टोन सेतु ही रहने देते हैं, डन, मोर देन इनफ, ठीक है। परेशान नहीं हो। मुझे कल बहुत दुख हुआ था जब मैंने देखी कि मुझे इतनी भयंकर गालियाँ पड़ी, लेकिन फिर मैंने कहा कि जाने दो, बच्चे हैं, छोटे हैं, भाई बहन, अगर कोई छोटा भाई गरिया देगा, बहन गरिया देगी मेरी, तो फिर मुझे कुछ बुरा थोड़ी लगना चाहिए, है ना। तो घर घर का काम है, सबके घर में गालियाँ पड़ती रहती है, तो क्या भाई गुस्सा जाए, भाई गुस्सा के बैठे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता ना। भाई तो अपना काम करेगा, मेहनत करेगा आपके लिए, आप भी लग के मेहनत करो, बस ये सब छोड़ो,
मेहनत यार करोगे तभी सफलता मिलेगी लाइफ में, और इसका कोई ऑप्शन नहीं है। हम लोग भी रात रात भर जाग करके सीढ़ियों पर बैठते थे, लाइट नहीं घर में रहती थी तो जा करके स्ट्रीट लाइट में बैठ जाते थे। एक दुकान थी, दुकान के पास में खंबा वाली जो लाइट होती है ना, वो जलती रहती थी। मेरे खुद के स्टूडेंट, मैं बताता हूँ, मेरे खुद के स्टूडेंट सुबह अखबार बांटने जाते थे। अखबार आप जानते हैं ना, जो बांटने जाते हैं घर घर। तो मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को पढ़ाया है ऑफलाइन, जब मैं पढ़ाता था तो अखबार बांटने जाते थे सुबह, वो अखबार बांट के आते थे, फिर मुझसे पढ़ते थे, और रात में उनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं था, तो वो रोड पे बैठ करके रात में पढ़ते थे। जब सब आदमी सो जाते थे ना, तो रोड पे बैठ जाते थे कॉपी किताब लेकर के, ताकि कोई देखे ना, बेइज्जती ना हो। तो ऐसे ऐसे बच्चे थे बेटा पढ़ने के लिए, जिनके अंदर उत्सुकता होती है ना कि हम कुछ करना है, वो कर जाते हैं। और आज पता है वो बच्चा जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, वो रात रात भर उसके, वो दिन में क्या करता था, सुबह अखबार बांटता था, फिर दिन में भी कुछ काम करता था। उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा गरीब थे, तो फिर वो क्या करता था, फिर शाम में क्या करता था कि रोड लाइट उसके घर के बाहर जो है ना, उसका घर एक किराए का घर था, उसके घर के बाहर जो है एक रोड लाइट लगी हुई थी, तो वो शाम में बैठ जाता था, जब सब लोग सो जाते थे आसपास मोहल्ले वाले, तो बाहर बैठ जाता था रोड के, और वहीं पर जो है बिछा करके पढ़ने लग जाता था। आज वो लड़का एयरफोर्स में है, एयरफोर्स में अच्छी जॉब कर रहा है। वो अपनी मेहनत से चला गया बेटा, बहुत मेहनत करी उसने। वो 12th मुझसे पढ़ा, 12th मैंने पढ़ाया उसे, 11th मैंने पढ़ाया उसे। वो बहुत मेहनत करके फिर वो आगे निकलता चला गया। तो हिम्मत करो, अपने अंदर आग लगाओ, नहीं है तो लगाओ, नहीं तो फिर लाइफ आने वाली ना बहुत कष्टप्रद हो जाएगी। बहुत भीड़ है यहाँ पे, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, यहाँ पे बहुत भीड़ हो जाएगी। मेहनत ही तुम्हारा एक रास्ता है जो तुम्हें रास्ता आगे तक बढ़ाती चली जाएगी, आगे तक सबसे निकलती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा आगे। ठीक है, ये रखो खुद के अंदर। और कभी भी ये नहीं कहो कि सर 2 घंटा क्लास ले लिए तो सर का पगलाने लगे। आपको क्या करना है, अपने ऊपर मेहनत करनी है, और कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नंबर लाने की। चलिए तो कल आपको ये सारी चीज़ें कराएंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन में करा देते हैं। व्हीटस्टोन सेतु हम लोगों ने देखा, P अपॉन क्यू बराबर R अपॉन में S। यही चीज़ अभी भी होती है जब हमारा, ऐसे भी लिख सकते हैं P अपॉन R, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P अपॉन R बराबर क्यू अपॉन में S, ऐसे भी लिख सकते हैं। आप तिर्यक गुणा कर दो ना यार, P अपॉन R क्यू अपॉन S, चाहे इधर किसको नीचे रखो चाहे इसको ऊपर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। इसको आप कोशिश करना, कल इसको आपको क्लास में बताऊंगा कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। किरचॉफ के नियम पे बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से धारा निकालना, आई धारा यहाँ से निकालना, और धारा का फिर बंटवारा कर देना। पहले तो आई धारा यहाँ निकलेगी, पूरी आई धारा इसमें जाएगी, इसमें पूरी आई धारा जाएगी, लेकिन यहाँ जाते समय ना धारा का बंटवारा हो जाएगा। यहाँ जब जाएगी तो धारा का बंटवारा, कुछ धारा यहाँ चली जाएगी, कुछ धारा नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे कुछ धारा I1 मान लो यहाँ पे नीचे चली आई, फिर यहाँ पे चली गई, फिर यहाँ पे कुछ धारा इधर आ जाएगी वापस से, और कुछ धारा यहाँ से आगे चली जाएगी, आगे चली जाएगी, इधर आगे चली जाएगी। इस तरीके से अपने से मान के करना, कोशिश करना। नहीं आएगा I1 I2 का मान तो मैं निकालूंगा कल मैं बताऊंगा। ठीक है, परेशान नहीं होना। चलो अगली क्लास कब हमारी, अगली क्लास भी मैं सोच रहा हूँ न्यूमेरिकल ही लगाऊं, न्यूमेरिकल ही लगाऊं। वैसे कल थर्सडे है क्या, और सैटरडे है क्या, कल सैटरडे है ना यार, तो कल तो लाइव पोल है, कल तो लाइव पोल है भाई। जितना भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उस सबका लाइव पोल टेस्ट है कल। हाँ तो कल लाइव पोल टेस्ट है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है। इस चैनल को सब्सक्राइब के लिए जिन बच्चों को विमा निकालने में, सूत्र निकालने में, मात्रक निकालने में परेशानी होती है बेटा, जिन बच्चों को विमा निकालने में, सूत्र निकालने में, मात्रक निकालने में परेशानी होती है, उन बच्चों के लिए विशेषकर मैं आज विमा, सूत्र और मात्रक की क्लास 4 बजे लेकर के आ रहा हूँ। 4 बजे, कै बजे, 4 बजे इसी चैनल पे लेके आ रहा हूँ, बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल। 11th की क्लास रहेगी, क्योंकि टॉपिक 11th का है, लेकिन आप लोग के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग विमा, सूत्र, मात्रक निकालने में अगर कंफ्यूज होते हैं तो 12th के जितने भी विभव का विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा, ये सब विमाएं निकाल करके कैसे निकालते हैं, कैसे, कहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई विमा की, निकालने की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिक से लेकर के हर एक चीज़ 4 बजे मैं आज कराने वाला हूँ बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल पे। विमा निकालने में दिक्कत आती है, सूत्र समझने में दिक्कत आती है तो आ जाना, मज़ा आ जाएगा, सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जुड़े रहें हमारे इस प्यारे से प्यार बैच के साथ। आप सभी साथी, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।